Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start part 2 of Unit 3, Block 4, MPCE 013, that is MAPC second year students who have opted for clinical psychology. This video is for you guys. जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस है उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे, सो काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन सेक्शन. लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक इज साइकोथेरेपी इन डिमेंशिया. डिमेंशिया होता है जब मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है, बहुत सारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ कम होने लग जाती हैं ओल्ड एज में, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है वो ओल्ड एज पीपल के लिए है. सो हम उसी से कनेक्टेड बात करने वाले हैं कि कौन सी थेरेपीज़ लगाएं जब ऐसे हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनमें कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है. कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो होती है वो कम होने लगती हैं, धीरे धीरे लिमिटेड हो जाती हैं. और जो भी इंडिविजुअल है उसमें अगर कोमॉर्बिड कंडीशन है, कोमॉर्बिड मतलब कोई इलनेस भी है, कुछ बीमारी भी हो गई है और भी कुछ इश्यूज हैं, और उसके अलावा फिर डिमेंशिया भी हो गया है, सो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्ट्रेस में आ जाता है. उसको बहुत बहुत हेल्पलेसनेस फील होने लगती है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है. तो कॉग्निटिव अगर डेफिसिट्स की बात करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं. उसमें आ जाता है मेमोरी लॉस, आ जाता है जजमेंट की कैपेसिटी का लूज़ हो जाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी का डिक्रीज़ हो जाना. देन उन जो भी पर्सन्स डिमेंशिया के होते हैं ना, वो जनरली साइकोथेरेपी के लिए एक अच्छे कैंडिडेट माने जा सकते हैं अगर हम साइकोथेरेपी उनके ऊपर अप्लाई करें. बट देन वो एक उनके साथ इशू तो रहेगा, जो आप सिखाएंगे वो कितना रिटेन कर पाते हैं, तो उसके लिए भी हम देखेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें. सो जिन लोगों को, जो भी आपके पास ओल्ड एज के पेशेंट आते हैं और जिनमें डिमेंशिया की प्रॉब्लम्स हैं, उनमें आप देखेंगे कि उनके सिम्टम्स एंड बिहेवियर्स क्या क्या हो सकते हैं. वो डिपेंड करता है कि उनका उस टाइम पे एज क्या है, उनके अंदर क्या बायोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं, उस पे डिपेंड करता है. एंड एज अ पेशेंट अगर आप देखेंगे ना, उनमें आप ये भी देखेंगे कि बहुत सारे लेवल पे आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी चीज़ें उनके बारे में, जैसे कि सोशल कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा, एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा, उनको सपोर्ट सिस्टम क्या है, वो किस तरह से चीज़ों को प्रोसेस कर रहे हैं, उनके आसपास के लोग उनको कितना सपोर्ट करते हैं, ये वाली चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा. सो जो भी आपके पास पेशेंट्स आएंगे ना, हमें कोशिश यही करना है कि उनको साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन से हेल्प हो. और उसमें जो थेरेपीज़ हम जनरली यूज़ कर सकते हैं वो सीबीटी है, एनवायरमेंटल इंटरवेंशंस है, सपोर्टिव इंटरवेंशंस है. तो सीबीटी तो आप जानते हैं क्या होती है. एनवायरमेंटल इंटरवेंशन मतलब जहाँ पे उनका सिनेरियो, जिस एरिया में वो रहते हैं, उनके आसपास के लोग कितने सपोर्टिव है. सपोर्टिव इंटरवेंशन भी वही होता है कि आप कितना उनको सपोर्ट कर रहे हो, किस तरह से उनको सपोर्ट इंक्रीज़ कर सकते हो, ये सब. सो उनका जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है ओल्ड एज की वजह से जो हुआ है, वो इन सब चीज़ों से बेनिफिट हो सकता है उनको, जो हम इंटरवेंशंस लगाएंगे उससे. और जो भी उनका बिहेवियर है या डिसेबिलिटी है, या उनमें कुछ और मेमोरी का प्रॉब्लम हो गया है, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं. मेमोरी इम्प्रूव हो सकती है उनकी, उनका पॉजिटिव बिहेवियर अच्छा हो सकता है, बेटर हो सकता है पहले से. एंड देन उनको कोपिंग स्किल्स हम डेवलप करवा सकते हैं, जिसमें वो जो भी कॉग्निटिव स्किल्स है, उसमें जो भी लॉस आया है उसको वो मैनेज कर सके. उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सकती है. देन जो उनको एक्सेसिव बर्डन लगता है, क्योंकि जो हेल्थ केयर सिस्टम है जिस तरह से उनको डिलीवर कर रहा है चीज़ें, उनको वो भी किसी लेवल तक ही कर सकता है. लेकिन अगर वो हेल्थ केयर सिस्टम है, उनकी डिलीवरी सिस्टम को भी अगर ऐसा लगता है कि बर्डन सा लग रहा है, तो वो हम रिड्यूस करा सकते हैं इसमें. एंड देन बाकी डिप्रेशन, एग्जाइटी के अगर सिम्टम है उसको रिड्यूस कर सकते हैं हम. एंड देन अगर उनको मल्टीपल लॉसेस है लाइफ में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, लॉसेस मतलब कि किसी तरह के भी लॉस हो सकते हैं, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, क्योंकि लिमिटेड सैलरी होती है, लिमिटेड पैसा होता है ओल्ड एज में. एंड देन फैमिली मेम्बर्स दूर हो जाते हैं, या तो एक्सपायर हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, फ्रेंड्स एक्सपायर होना शुरू हो जाते हैं, तो बहुत तरह के लॉसेस होते हैं. उसमें एडजस्ट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम साइकोथेरेपी में हेल्प करके उनको सॉर्ट करवा सकते हैं प्रॉब्लम्स. तो साइको सोशल इंटरवेंशंस जो होती हैं वो जब हम ओल्ड एज में, स्पेसिफिकली जब उनको डिमेंशिया है, तब हम यूज़ करते हैं. तो उसमें बहुत सारे हम स्टडीज़ आई हैं उनके बारे, तो उस टाइम पे जब आप कर रहे हैं, सो स्टडीज़ में ये भी प्रूव हुआ है कि
आपको ज़रूरी है कि उनकी केस स्टडी आप ज़रूर पढ़ लें, मतलब उनका प्रीवियस कोई अगर मेडिकल हिस्ट्री है वो क्या था, और कोई आपके उनकी कोई रिपोर्ट्स आपको प्रोवाइड कराई जाती है, फैमिली मेंबर्स अगर देते हैं या वो खुद देते हैं, तो ज़रूर उसको पढ़ लें, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में पता चल जाती है एंड हमारे को इंटरवेंशन तैयार करने में हेल्प हो जाती है। इसीलिए उनका जो बिहेवियरल एनवायरमेंटल ट्रीटमेंट्स है ना, और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो भी आ रही हैं उनको, या मेमोरी या कॉग्निटिव कुछ इश्यूज आ रहे हैं, सो वो सारी चीज़ें आपको आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्या क्या सिनेरियो है, ओवरऑल सिनेरियो क्या है, और किस तरह से आप इफ़ेक्टिव इंटरवेंशंस दे सकते हैं। यहाँ पे सपोर्ट ग्रुप्स भी हेल्प कर सकते हैं। जब हम इनकी बात करते हैं, इनके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो सपोर्ट ग्रुप्स हैं। देन सीबीटी तो आप यूज़ कर ही रहे हैं अर्ली स्टेज जो डिमेंशिया के होते हैं उसमें। एंड देन अगर कोई उनका केयर टेकर है, उसको भी आप हेल्प कर सकते हैं। उनका जो प्रॉब्लम आती है केयर गिविंग के टाइम पे, उनको भी हेल्प कर सकते हैं। तो डिमेंशिया के पेशेंट्स में डिस्ट्रेस बहुत हो जाता है ना, तो हम उनको कोपिंग स्ट्रैटेजीज भी सिखा सकते हैं। फिर आरटी जो है एक और टेक्निक है जो हेल्प करती है माइल्ड टू मॉडरेट स्टेज जो होती है इंटरपर्सनल कनेक्शन, जो इंडिविजुअल्स की जिनकी इंटरपर्सनल कनेक्शंस की प्रॉब्लम है, उसमें आरटी हेल्प करता है। देन बिहेवियरल अप्रोचेस और मेमोरी ट्रेनिंग टारगेट स्पेसिफिक कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल इम्पेयरमेंट्स अगर हैं, तो उसमें भी हम हेल्प कर सकते हैं बिहेवियरल अप्रोचेस को यूज़ करके। और जो भी उनकी एबिलिटीज़ हैं उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज़ मतलब उस लेवल पे, उनकी जो प्रेजेंट कंडीशन है उस लेवल पे आप उनको कितना बेस्ट करवा सकते हो उनको। नाउ थेरेपीज़ फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी थेरेपीज़ हैं जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए होती है, वो हम करेंगे। आपको कौन सी साइकोलॉजिकल अप्रोच यूज़ करनी है वो डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपर्ट हैं, कौन कौन सी अप्रोचेस में आप एक्सपर्ट हैं। सो साइकोथेरेपीज़ जो होती हैं वो इनइफेक्टिव होंगी, अननेसेसरी मानी जाती हैं जब ओल्ड एज के पर्सपेक्टिव में देखें। मतलब अगर कोई ओल्ड एज पीपल आपके पास आते हैं, सो पहली बात तो वो आना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि ये सब फालतू की चीज़ें हैं, थेरेपीज़, इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। दैट इज़ वाई वो अननेसेसरी भी समझते हैं इस चीज़ को। अब हम एक एक बार इलनेसेस लेंगे और उस इस इलनेस में होता क्या है और इसका क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, कौन सी थेरेपी लगा सकते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। अनकॉम्प्लिकेटेड डिप्रेसिव इलनेस। सो जो कॉग्निटिव बिहेवियरल एंड इंटरपर्सनल थेरेपी जो है, ये हम हेल्प कर सकते हैं ऐसे पेशेंट्स को जिनको अनकॉम्प्लिकेटेड डिप्रेसिव इलनेस होती है। और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का मतलब मेडिसिन के साथ एंड विदाउट मेडिसिन के साथ ये थेरेपीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। एंड ये अगर रिलैप्स ना हो डिप्रेशन के पेशेंट्स में, मतलब दोबारा डिप्रेशन ना हो, उस केस में भी ये कॉग्निटिव बिहेवियरल एंड इंटरपर्सनल थेरेपी बेनिफिशियल मानी गई है। सो इंटरपर्सनल थेरेपी जो है, इसमें अभी अगर आप देखें तो ये बेनिफिशियल तो होती है, बट फिर भी ये अभी की जो रिलेशनशिप है, करंट रिलेशनशिप्स हैं, उसमें जो टेंशन एग्जिस्ट कर रही है उसमें हम यूज़ करने में ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं अगर हम इंटरपर्सनल थेरेपी यूज़ करें। तो इंटरपर्सनल थेरेपी का तो नाम ही यही है कि भाई आप कैसे दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप ठीक कर सकते हो। सो अगर करंट रिलेशनशिप्स में कुछ इशू आ रहा है क्लाइंट के, तो आप ये वाली थेरेपी यूज़ करके उनको हेल्प कर सकते हो। देन सीबीटी जनरली कॉग्निटिवली माइंडेड पेशेंट्स को यूज़ करते हैं जिनको कॉग्निशन की प्रॉब्लम्स है। अगेन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो होती है, ये अगर एंजाइटी सिम्टम्स हैं पेशेंट में, या उसको पैनिक अटैक्स आते हैं, या अवॉइडेंट बिहेवियर वाले पेशेंट है ना, और अवॉइडेंट बिहेवियर वालों में पैनिक का भी इशू है, तो उसमें भी हम सीबीटी को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इलनेस है वो है डिप्रेसिव इलनेस विद बॉर्डरलाइन और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी ट्रेट। सो अगर कोई पेशेंट है जिसमें डिप्रेशन तो है ही, साथ में उसको बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी ट्रेट है, या फिर उसको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी ट्रेट है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन हो जाती है ना, क्योंकि दो चीज़ें एक साथ आ रही हैं पर्सन के पास। सो तब आपको जानना ज़रूरी है कि जो उसकी हिस्ट्री है चाइल्डहुड, वो कैसी रही है, क्या उसका ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा है चाइल्डहुड का, या अर्ली एडल्टहुड के टाइम पे उसने कुछ ट्रॉमा देखा है। सो ये इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है जब इस तरह के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं।
कभी कभी इनका है ना काफ़ी डिसफंक्शनल सिस्टम होता है फैमिली का। तो इस वजह से वो आइसोलेशन में रहते हैं। एंड इनके जो इंटरपर्सनल लिंक्स होते हैं ना क्लोज, उनसे ये कट ऑफ हो गए होते हैं। सो इस ऐसे तरह के पेशेंट्स पे हम कॉग्निटिव एनालिटिक थेरेपी या साइकोडायनेमिक थेरेपी, ये दो थेरेपीज हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिप्रेसिव इलनेस इन डिसफंक्शनल फैमिली सिस्टम। अब नाम से पता चल रहा है कि डिसफंक्शनल फैमिली सिस्टम है एंड डिप्रेसिव इलनेस हुई हुई है। सो अगर लेट लाइफ में डिप्रेसिव इलनेस हुई है, और ये तब कॉम्प्लिकेट हो जाती है जब फैमिली में रिलेशनशिप्स जो हैं वो अच्छी नहीं है, और इमोशंस जो है इंसान के अंदर भरे पड़े हैं उस चीज़ को लेकर, वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहा है, और इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो चुकी है कि अब वो डिप्रेशन की तरफ जाते जा रहा है। तब सिस्टेमिक फैमिली थेरेपी एक टेक्निक है जो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर्स। इसमें सीबीटी हेल्प करता है जब सोमैटिक या फिर डिसोसिएटिव सिम्टम्स होते हैं। और ये अगेन, जब ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो वो पहले अर्लियर जो ट्रॉमास है ना उससे रिलेटेड होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसको एक्सप्लोर करें। एक एक्सप्लोरेटरी थेरेपी भी होती है जिसमें हम उसके ट्रॉमा के बारे में बात करते हैं, उसको सोचने का तरीका चेंज करते हैं। तो इसलिए सीबीटी हमेशा हेल्प करती है। और जो थेरेपीज़ हम इसमें यूज़ कर सकते हैं वो कैट है और साइको डायनामिक थेरेपी है। नेक्स्ट जो है वो है साइकोलॉजिकल अप्रोचेस टू डिमेंशिया केयर। अगर पेशेंट है, अगेन डिमेंशिया जब नाम आता है तो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं। सो इसमें जो साइकोडायनेमिक थ्योरी है और जो कैट है, यहाँ से हम आइडिया उठा सकते हैं। इसमें हम रोल प्ले किस तरह का है केयर गिवर एंड जो पर्सन है जिसको केयर जो ले रहा है, यानी कि पेशेंट विद डिमेंशिया। सो केयर रिसिपिएंट जिसे हम कहेंगे। सो एक होता है केयर गिवर जो केयर दे रहा है, और एक होता है केयर रिसिपिएंट जो केयर ले रहा है। सो ये दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है, उसमें हम रोल प्ले करा सकते हैं। केयर गिवर को सिखा सकते हैं कि उसको किस तरह से डिमेंशिया के पेशेंट को हैंडल करना है। सो जो इंटरेक्शन अगर इन दोनों का अच्छा हो जाता है, सो जो पेशेंट है वो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करता है कि वो अकेलापन है उसमें, वो बेटर कोप करने की कंडीशन में आ जाता है। देन बिहेवियरल अप्रोच एक और टेक्निक है जो हेल्प करती है। बहुत सारे रिपीटेटिव बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस जो सीवियर डिमेंशिया के पेशेंट्स में आप देखेंगे, कि वो बहुत सारे ना रिपीटेटिव बिहेवियर करता है, ऑल बिकॉज वो भूल गया होता है चीज़ें। अब उसको याद ही नहीं है कि उसने वो चीज़ पहले की है, तो वो क्या करेगा, दोबारा जाके करेगा। सपोज जैसे ओसीडी के पेशेंट में भी आप कभी कभी देखते हैं कि बार बार हाथ जाके धो रहा है। ऐसी डिमेंशिया के पेशेंट्स में उसने एक बार कपड़े बदल लिए, अब वो भूल गया कि उसने कपड़े चेंज किए थे, या उसने नहाया था, वो दोबारा जाके नहाने लगेगा या कपड़े चेंज करने लगेगा। तो ये कुछ ऐसे बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस होते हैं जो केयर गिवर को भी इरिटेट कर देते हैं। केयर गिवर भी क्या कर लेगा, उसके पास, पेशेंट के पास अगर लिमिटेड कपड़े हैं और वो सारे गीले कर लेता है या ख़राब कर लेता है तो वो क्या कर लेगा। सो इन चीज़ों में बिहेवियरल अप्रोचेस हमें हेल्प करती है उनको समझाने के लिए कि क्या किया जा सकता है इन सिचुएशंस में। देन फैमिली एंड सिस्टेमिक अप्रोचेस जो है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं अर्ली डिमेंशिया को डायग्नोस करने के लिए। जब हम बात करते हैं, फैमिली मेम्बर से बात करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि डिमेंशिया स्टार्ट तो नहीं हो रहा है। एंड देन वैलिडेशन थेरेपी एक और थेरेपी है जो हेल्प करती है पेशेंट को इंश्योर करने के लिए कि वो जिस तरह से सोच रहा है वो किस लेवल तक वो सही सोच रहा है। एंड हमेशा पूरा तो गलत नहीं हो सकता इंसान। सो उसको जब वैलिडेशन मिल जाता है थेरेपिस्ट से तो वो थोड़ा कामर फील करने लगता है। एंड लाइफ को जब वो रिव्यू करेगा तो उसको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगती है। सो इस तरह से डिमेंशिया केयर में भी ये हेल्प करती है वैलिडेशन थेरेपी। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज मॉडिफिकेशंस और एडेप्टेशंस ऑफ ट्रीटमेंट। जब आप थेरेपी देते हैं ना तो हर एक क्लाइंट जो आपके पास आता है ओल्ड एज का वो अलग अलग होता है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड होती है, जैसे कि फिजिकल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, डेवलपमेंटल, एनवायरमेंटल, ये सारे फैक्टर्स उसमें एसोसिएटेड होते हैं जब भी आप ओल्ड एज के पेशेंट को साइकोथेरेपी दे रहे होते हैं। तो जो ओल्डर एडल्ट आपके पास आता है ना, उसमें
एक क्रॉनिक मेडिकल इलनेस तो होगी ही होगी, साथ में उसको कोई इम्पेयरमेंट भी हो सकता है, किसी लेवल का डिसेबिलिटी भी हो सकती है। हो सकता है वो बहुत सारे इवेंट्स उसकी लाइफ में हुआ हो जिसमें जो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हो, ऐसे ही लॉस के इवेंट्स, या फिर उसकी जो कंट्रोलेबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो गई हो बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि फाइनेंशियल लिमिटेशन हो गई, सेंसरी कैपेसिटी हो गई, मोबिलिटी डिक्रीज़ हो जाना, रिटायरमेंट हो जाना, विडोहुड, देन रेजिडेंस का चेंज हो जाना, कभी कभी ओल्ड एज होम में छोड़ दिया जाता है, खुद जाके तो विदेश में रह लेते हैं, ऐश की ज़िंदगी जीते हैं, एंड अपने माँ बाप को यहाँ अकेले छोड़ जाते हैं। सो ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है आजकल के बच्चों को। सो वो चीज़ों से भी ओल्ड एज में बहुत इम्पैक्ट होता है एंड हेल्थ डिटीरियोरेट होने लगती है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, ये इन्फ्लुएंस करता है कि हमें कौन सी थेरेपेटिक टेक्निक यूज़ करनी है पेशेंट को, और हम कौन कौन से मिक्स भी कर सकते हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि आप थेरेपीज़ को है ना अडेप्ट करें, कौन सी उस ओल्डर एडल्ट के ऊपर हेल्प करने वाली है। तो साइकोथेरेपी जब भी हम ओल्डर पीपल के साथ करते हैं ना, सो हमें बहुत धीरे धीरे करना होगा, डिपेंडिंग अपॉन उनकी कौन सी सेंसरी प्रॉब्लम्स है, किस तरह से उनका लर्निंग रेट है, कितना स्लोली वो लर्न कर रहे हैं चीज़ें, उस पर भी मैटर करता है। एंड देन बहुत सारे जो लर्निंग प्रोसेसेस हैं ना, उनको हमें रिपीट भी करना पड़ता है, सो दैट हम जो भी इंफॉर्मेशन उनको दे रहे हैं वो उनको वो ग्रास्प कर सके। एंड सेकेंडली, जो भी आप इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं वो वर्बल एंड विजुअल मोडालिटीज़ में हो तो बहुत अच्छा है, जैसे चॉक बोर्ड से कर दिया या हैंड आउट से कर दिया, सो दैट ओल्डर पेशेंट ना उसको एनकोड ईजिली कर सकें, उस इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर सकें। एंड हमेशा उनको आप ये भी मोटिवेट करो। मैं तो सारे ही अपने क्लाइंट को, चाहे वो यंग है चाहे ओल्ड है, मैं उनको बोलती हूँ कि एक नोट पैड रखो और जो मैं टेक्निक समझा रही हूँ उसको आप नोट डाउन कर लो, एटलीस्ट नेम नोट डाउन कर लो, और उनको कुछ प्रैक्टिस भी सामने सामने करवाती हूँ। सो उससे क्या होता है, जब नोट्स बने होते हैं ना तो इंसान भूलता नहीं है जब उसको नीड होती है। एंड रिपीटिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो ओल्ड एज के पेशेंट है उसमें तो बहुत ज़रूरी है कि वो नोट्स बनाए, सो दैट मेमोरी रिटेंशन एंड थेरेपी की एफिकेसी इंक्रीज कर सकें हम लोग। फिर असाइनमेंट्स जो होते हैं वो भी हमें बोल्ड प्रिंट में देना ज़रूरी है। आप छोटे छोटे नहीं दे सकते क्योंकि आई साइट का प्रॉब्लम होता है, डिफ़िकल्टी होती है रीड करने में, तो नहीं करते। या फिर आप टेप रिकॉर्डेड भी दे सकते हैं उनको, वो भी हेल्प करता है। फिर ये एक ना कोलैबोरेटिव स्टाइल जो है, अ, वो बहुत ज़रूरी है यूज़ करना। मतलब कोलैबोरेटिव स्टाइल मतलब थेरेपिस्ट और जो ओल्ड एज पर्सन है वो दोनों मिल के गोल्स को आउटलाइन करेंगे, एंड देन कौन कौन से टास्क है जिसको आप फोकस करना है, उस तरह की अप्रोच को यूज़ करेंगे कि इस गोल को अचीव करने के लिए कौन सा टास्क अप्लाई करना है। अगेन, इस थेरेपी में हम ये भी देखेंगे कि जो भी हमारा पर्पस है ना, हम क्या किस लिए हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हम थेरेपी क्यों कर रहे हैं, वो आपके पास होना चाहिए, और बार बार अपने क्लाइंट को आपको याद दिलाना है, एंड उनको डायरेक्शन भी सेट करना है कि अब हमें ये स्टेप करना है अपने गोल तक पहुंचने के लिए। इसमें हो सकता है आपके पास जो पेशेंट आए ना, तो उसमें थेरेपी जो है उसको वो फैसिलिटेट करना चाहिए। सेंसरी प्रॉब्लम्स अगर क्लाइंट की है, या हियरिंग प्रॉब्लम है, या विजन इम्पेयरमेंट है, उसको वो सपोर्टिव हो जो थेरेपी आप यूज़ कर रहे हैं। और जब आप पॉकेट टॉकर्स भी एक चीज़ होती है जिसमें ना पर्सन को जब नहीं सुनाई दे रहा होता तो वो पॉकेट टॉकर यूज़ करते हैं, सो दैट उनको ध्यान से समझ में आए क्या बोल रहा है सामने वाला। एंड देन एक ग्लेयर ग्लेयर होता है कि वो एकदम अचानक से रोशनी आँख में पड़ना, तो उससे बैलेंस बिगड़ सकता है, गिर सकता है पेशेंट। सो वो ग्लेयर को एलिमिनेट करने के लिए भी हम उनको कुछ चीज़ें प्रोवाइड करा सकते हैं। अगेन, जैसे जैसे इंसान की एज निकल रही होती है ना, उसकी फ्लूइड इंटेलिजेंस रिड्यूस होती जाती है, एंड उनको बहुत ज़रूरी है कि थेरेपिस्ट ना उनको बार बार ये बताए कि कंक्लूजन्स, कि इस पूरी थेरेपी के सेशन में कंक्लूजन क्या था, सो दैट वो ग्रास्प कर सके कि इस थेरेपी में उन्होंने क्या सीखा। और और चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो ये कि जब भी आप ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि आपको कौन सा मॉडिफिकेशन करना है उस पर्टिकुलर क्लाइंट के हिसाब से, सो आपको ये दो चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा कि दो चीज़ों में फ़र्क है। एक है मैच्योरेशनल इफ़ेक्ट और दूसरा होता है कोहोर्ट इफ़ेक्ट। मैच्योरेशनल इफ़ेक्ट होता है कि उस एज के लोग, सपोज 70 ईयर्स का आपके पास क्लाइंट आया है, और जो 70 ईयर्स के बाकी लोग होते हैं उनकी एज, एक जो आपका एक एवरेज ग्रुप है, जो 70 ईयर्स के एज के लोग जिस तरह के होते हैं, और जो आपके पास क्लाइंट आया है वो, उन दोनों में कितना डिफरेंस आ गया है।
तो किस तरह से आप एडजस्ट करेंगे सो दैट एक 70 ईयर्स के एज के लोग जिस तरह के होते हैं उस लेवल तक आप उनको पहुंचा सके, क्योंकि वो डिटीरियोरेटेड कंडीशन में आपके पास आए होंगे। तो मैच्योरेशनल इफेक्ट्स जो होता है उसमें यही देखते हैं हम कि कितने सिमिलर हैं वो अपनी एज के लोगों के साथ, और अगर नहीं है तो कैसे हम उनको एडजस्ट करा सकते हैं अगर उनके उनमें क्रॉनिक इलनेस है या डिसेबिलिटी है या फ्रेंड या फैमिली के किसी मेंबर की डेथ हो गई है। तो दूसरा होता है कोहोर्ट इफेक्ट। कोहोर्ट इफेक्ट होता है कि बर्थ ईयर को देखते हुए, मतलब जिस ज़माने में वो पैदा हुए थे उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें नहीं थी और उन्होंने वो सारी प्रोग्रेस होती हुई देखी है अपनी आंखों के सामने। बहुत सारे तो वो चीज़ें आपको समझनी होगी कि उनका एजुकेशनल लेवल क्या है, उनका एक्सपोज़र कितना है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स पे, क्योंकि अब की जो जनरेशन है वो ज़्यादा अवेयर है थेरेपी के बारे में, बट पुरानी जनरेशन नहीं है। वो इस चीज़ को डायरेक्टली नेग्लेक्ट कर देती है। और ओल्डर क्लाइंट के साथ जब आप करते हैं जिनमें क्रॉनिक इलनेस है, तो उनके ये भी नोटिस करना ज़रूरी है कि उनके उनके ऊपर साइको सोशल इम्पैक्ट क्या आया है, उनके क्रॉनिक पेन को वो कैसे मैनेज करते हैं, फिर मेडिकल ट्रीटमेंट वो किस तरह से ले रहे हैं और वो किस तरह से उनको हेल्प कर रहा है, फिर रिहेबिलिटेशन मेथड्स उनके पास कौन कौन से हैं, निगेटिव मेडिकेशन इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा, वो चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, और कोई बिहेवियरल साइंस दिख रहे हैं क्या आपको, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अगेन जब आपके पास क्लाइंट आया और आप उसको असेसमेंट कर रहे हैं उसकी, आप उसको चेकिंग कर रहे हैं, तो एक टेस्ट होता है जो उनका ओवरऑल मेंटल हेल्थ को चेक करता है, वो होता है मिनी मेंटल स्टेट एग्ज़ाम, MMSE। ये उनका पूरा ट्रीटमेंट की सुटेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इससे हमें उनकी करंट मेंटल एंड कॉग्निटिव स्टेटस के बारे में पता चल जाता है, और जब एक बार हमें ये पता चल जाए तो उनके लिए कौन सा ट्रीटमेंट सुटेबल होगा वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड अगेन पेशेंट्स जो हैं उनको उनका न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी किया जा सकता है, उनकी मेडिकल स्टेटस देखा जा सकता है, देन उनका सोशल सपोर्ट कितना अवेलेबल है उनको वो देखा जा सकता है। एंड जब वो आए आपके पास तो उनका बिहेवियर कैसा है, किस तरह से वो आपसे बिहेव कर रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उसके अलावा उनका कोई पैथोलॉजी है तो उसका ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, पैथोलॉजी मतलब कि कोई इलनेस है, कोई बीमारी है, उसकी कोई दवाई खा रहे हैं क्या, वो चीज़ें आप पता कर सकते हैं। देन MMSE जो है ना उसमें नॉर्मेटिव डाटा की भी ज़रूरत पड़ती है ओल्डर पेशेंट की, यानी कि उनकी एजुकेशन क्या है, कौन सी रेस से आ रहे हैं, जेंडर क्या है, इनकम क्या है, क्या फैमिली, कौन सी क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, कौन सी क्लास से आ रहे हैं, वो चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास नॉर्मेटिव डाटा नहीं है ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है पता करने के लिए कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए, क्योंकि पैथोलॉजी और इम्पेयरमेंट्स के बारे में तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है जब भी आप कोई थेरेपी यूज़ करना चाहते हैं। जब भी अगेन जब आपने कोई साइकोलॉजिकल थेरेपी के बारे में सोचा है या सर्विसेज के बारे में सोचा है ना, तो उनको फ्लेक्सिबल होना भी ज़रूरी है। मतलब आप एक एडल्ट की तरह उनको ट्रीट नहीं कर सकते, दे बिकम बच्चा, छोटे बच्चे जैसे हो जाते हैं। सो उनकी शेड्यूलिंग, लोकेशन, कोलैबोरेशन, ये वाली चीज़ों पे फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो हॉस्पिटलाइज हो जाएँ या उनकी मोबिलिटी रिड्यूस हो गई है, तो हो सकता है वो उस दिन नहीं फ़ील कर रहे हैं आपके पास आने के लिए या सेशंस लेने के लिए, या आप भी उनके पास जा रहे हैं तो वो नहीं एक्टिव हैं लेने के लिए, या फिर उनका जो केयर गिवर है वो ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, या रिलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है लाने ले जाने की या अंदर घर में भी बुलाने की, या फिर उनका जो वेदर अच्छा नहीं है तो वो ठीक नहीं फील कर रहे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो थेरेपीज़ मिस करने की चांसेस बन जाती है इसमें। सो जो हम या एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब ऐसा है तो आपको एंश्योर करना है कि आप किसी ना किसी तरह से अवेलेबिलिटी अपनी शो करें। आप को एक्सक्यूज़ नहीं बनाना है सेशंस के लिए। आप चाहे ब्रीफ थेरेपी रखें, ब्रीफ सेशंस रखें, हॉस्पिटल विज़िट्स के लिए चले जाएँ, हॉस्पिटलाइज़ है तो हॉस्पिटल में जाके उनको सेशन दे दें। टेलीफ़ोनिक सेशन दे सकते हैं, लेटर के थ्रू उनसे इंटरैक्ट कर सकते हैं, बट स्टे इन कॉन्टैक्ट, ये बहुत ज़रूरी है कि उनके कॉन्टैक्ट में रहें। अब हम बात करते हैं केयर गिवर की। जो केयर गिवर होता है ओल्ड पेशेंट का, क्योंकि ओल्ड पेशेंट केयर गिवर पे डिपेंडेंट है, लेकिन केयर गिवर जो है वो भी तो एक एग्जॉशन की स्टेट में आ ही जाता है। एंड केयर गिवर का एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है ट्रीटमेंट में, क्योंकि केयर गिवर अगर समझेगा तो बहुत सारी चीज़ें वैसे ही मेंटेन की जा सकती हैं।
तो टेरी एटल पहले इंसान थे जिन्होंने 1997 में ये बताया था कि डिमेंशिया के जो पेशेंट्स हैं ना, उनके केयर गिवर की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है बिहेवियरल इंटरवेंशन के लिए। सो जो गोल होता है ना ट्रीटमेंट का, उसमें हम कुछ चीज़ें बताते हैं, जैसे पर्सनल नीड्स के बारे में हम बात करते हैं, और इन चीज़ों को केयर गिवर को किस तरह से ट्रीट करना है, अपने जो केयर रिसिपिएंट है उसको, वो भी हम उसको सिखाते हैं। और केयर गिवर को भी ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। जब आप केयर गिवर को ट्रीट करते हैं, या तो इंडिविजुअल या ग्रुप सेशंस में, ब्रीफ एजुकेशनल सेशन होते हैं जहाँ पे हम उसको उनको बताते हैं कि केयर गिवर का कितना बड़ा रोल होता है, और किस तरह से हम वो अपने जो केयर रिसिपिएंट है उनको हेल्प कर सकते हैं, कितने सपोर्टिव हो सकते हैं। तो केयर गिवर को जब हम एक बार बता दें और वो समझ जाता है, तो वो इफ़ेक्टिवली जो केयर रिसिपिएंट है वो अपने इमोशंस को कोप करने में उसको हेल्प मिल जाती है। और केयर गिवर की भी जो फ्रस्ट्रेशंस है, उसके जो खुद के इमोशंस है, और जो उसका खुद का एंगर हो जाता है, या वो ज़्यादा डिस्ट्रेस जब फील कर रहा होता है केयर दे दे के, वो भी लेस डिस्ट्रेस फील करने लगता है, वो बेटर इन सिचुएशंस को हैंडल कर पाता है। सो बहुत सारे जो ओल्ड एडल्ट्स हैं ना, वो अगेन, जैसे पहले भी हमने कई बार बात की है इसके ऊपर, कि वो लॉस, जो फैमिली मेम्बर्स का लॉस होना, फ्रेंड्स का लॉस होना, वो ज़्यादा फेस कर रहे होते हैं ओल्ड एज में, क्योंकि एज तो हो रही होती है। सो थेरेपेटिक रिलेशनशिप एक ऐसा इम्पॉर्टेंट वाइटल सपोर्ट हो सकता है जो इस चीज़ को हैंडल करने में पेशेंट की हेल्प कर सकता है। सो ये आपको ध्यान रखना है। इवन जब आप सेशंस टर्मिनेट भी करते हैं, तो भी वो बहुत स्लो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही सेशन में अपना टर्मिनेट कर दिया, इसको धीरे धीरे करना है, सो दैट वो कोप कर सके आपका क्लाइंट, क्योंकि वो आप पे डिपेंड हो चुका है अब। और आप एकदम से बोल देंगे टर्मिनेशन है, ये लास्ट सेशन है, अब नहीं आना, तो वो तो भाई शॉक में ही चला जाएगा दोबारा। सो इसीलिए आपको धीरे धीरे उसको स्लो रेट में करना है, एंड बूस्टर सेशंस देते रहना है, यानी बीच बीच में मिलते रहना है उनसे, उनको बीच बीच में चेक करते रहना है कि क्या स्टेटस है उनका। कुछ इन्होंने एक्रोनिम बताया है, मिक्स, MICKS। ये एक्रोनिम है कि कैसे थेरेपिस्ट की ये थेरेपिस्ट के लिए है बेसिकली ये मिक्स। इसमें ये हेल्प करेगा ये डिसाइड करने के लिए कि आपको आपके पेशेंट को, ओल्डर एडल्ट को, कौन सी थेरेपी देना है, और कैसे आप रेस्पेक्टफुल एंड अप्रोप्रिएट थेरेपी उसको दे सकते हैं। तो मिक्स का M है मल्टी मॉडल टीचिंग, मल्टी मॉडल यूज़ करने हैं आपको। फिर इंटरडिसिप्लिनरी अवेयरनेस, आपको इंटरडिसिप्लिनरी अवेयरनेस होनी चाहिए, और आपको उसको मेंटेन करना है कि किस लेवल तक डिसिप्लिन में रहना है उनके साथ। एंड देन क्लैरिटी, यानी कि प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन मोर क्लियरली, इन्फॉर्मेशन को बहुत क्लियरली आपको बताना है। एंड देन नॉलेज ऑफ एजिंग चैलेंजेस एंड स्ट्रेंथ्स, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि उस एज में कितने चैलेंजेस आते हैं और क्या क्या स्ट्रेंथ्स हो सकती है, उसको डेवलप करने की कोशिश करना है पेशेंट में। एंड देन स्लोली प्रेजेंट थेरेपी मटेरियल मोर स्लोली, धीरे धीरे बताना है, बहुत जल्दी रश नहीं करना कि भाई जल्दी टाइम हो गया भागो भागो जल्दी जल्दी करके, ऐसा नहीं करना है। सो अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स ने ये भी बताया कि जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं ना, उनके अंदर नेगेटिव स्टीरियोटाइप होता है मेंटल हेल्थ या साइकोथेरेपी के लिए, मतलब वो रिलक्टेंट होते हैं थेरेपी में आने के लिए। क्यों, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं क्यों होते हैं। पहली बात तो वो ये सोचते हैं कि मैं क्यों सेल्फ डिस्क्लोजर करूँ, मैं क्यों अपनी प्राइवेसी इंट्रूड करवाऊँ, मैं क्यों बताऊँ कि ये सारे अपने सिम्टम्स को क्यों डिस्क्लोज करूँ। सो उनको प्राइवेसी का खतरा होता है। कुछ मिथ है जो लोगों के दिमाग में हैं इस बारे में, जैसे कि लोग ये सोचते हैं जो पागल लोग होते हैं, क्रेजी लोग होते हैं, वही मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। दूसरा मिथ है, मिथ मतलब वहम। वहम क्या है दूसरा, कि साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो मॉरल वीकनेस को इंडिकेट करती है। फिर लोगों को क्यों अपनी प्राइवेसी में इंटरफेयर करवाने दे। फिर जो एडल्ट्स होते हैं, स्पेशली जो मैन होते हैं, वो कमज़ोर होते हैं जो अपनी फीलिंग को बताते हैं, ऐसा वहम है लोगों में। वो तो और स्ट्रेंजर्स को क्यों बताएं। फिर एडल्ट्स जो होते हैं, उनको हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, ऐसा भी मिथ है। देन थेरेपी का है ना कोई बेनिफिट नहीं होता, ये भी मिथ है। सो ये कुछ मिथ्स के बारे में इन्होंने बात की है जो लोगों के अंदर होती है। एक और एक्स्ट्रा इन्होंने बताया, ये जो ऊपर यहाँ पे 5 पॉइंट थे ना, एक और 6th पॉइंट इन्होंने दिया है जो एडिशनल थिंग है जो आपको पता होना चाहिए, कि एक इंट्रोडक्टरी अगर आप सेशन कर ले या ओरिएंटेशन रख दें साइकोथेरेपी के बारे में, और जो इनकरेक्ट एजम्पशंस है
जो वहम पाल के रखे हुए हैं क्लाइंट ने, उसको अगर आप दूर कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। जो ऊपर आप कर रहे हैं उसके अलावा ऊपर जो भी सेशंस दे रहे हैं, सो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो आप स्टैब्लिश कर सकते हैं पेशेंट के साथ। तो ये बहुत ज़रूरी है करना। सो यहाँ पे एक और चीज़ है, लोग ये सोचते हैं कि ओल्ड एज पे जो क्लाइंट है उसको डील करना और यंगस्टर को डील करना, दोनों में बहुत डिफरेंस है ना। सिमिलैरिटी ज़्यादा है, डिफरेंसेस कम है। क्योंकि ओल्डर जो पीपल होते हैं ना, उनमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मतलब कि बहुत तरह तरह के एक्सपीरियंसेस के साथ वो आपके पास आएंगे, क्योंकि उनको पूरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस होता है। उन्होंने बहुत सारे चेंजेस देखे होते हैं अपने टाइम पे, वॉर देखा होता है, मास माइग्रेशन देखा होता है, रैपिड टेक्नोलॉजीज़ किस तरह से डेवलप हो रही है वो देखा होता है। तो उन्होंने बहुत सारा चेंज देखा होता है। सो उनको बहुत सारी चीज़ें तो लाइफ के बारे में ऐसे ही पता है जो यंगस्टर्स को नहीं पता होता। सो इसीलिए आप उनको ये ना समझें कि पुराने ज़माने के तो कुछ नहीं जानते, वो बहुत कुछ जानते हैं, यंगस्टर्स से ज़्यादा जानते हैं। इट्स जस्ट हम उनसे बात नहीं करते, हम उनसे इंटरेक्ट नहीं करते, उनको जानने की कोशिश नहीं करते। सो ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जब हम थेरेपी लेते हैं। सो इसमें इन्होंने एक और लास्ट स्टेटमेंट में बताया है कि आपको एक चीज़ अपने माइंड में ज़रूर रखना है, जब आप ओल्डर क्लाइंट के साथ कुछ भी शेयर कर रहे हैं, वो आप ह्यूमैनिटी के ग्राउंड्स पे कर रहे हैं। बी ह्यूमन। आप थेरेपिस्ट कम, इंसान ज़्यादा बिहेव करेंगे उनके साथ। एंड उनको समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या अलग है उनमें, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 3। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा ये टॉपिक, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे मेरे इस इन वीडियोज़ को। एंड थोड़ा बहुत कमेंट करके अप्रिशिएट भी कर सकते हैं इफ़ यू लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।